दोस्तों थंबड़ जो मूवी है उस कहानी की स्टार्ट होती है और हमें शुरुआत में दिखाया जाता है ना कि यहाँ पे पूर्ति की देवी अंधाहीन सोने और अनाज का प्रतीक है और यह प्रतीक देवी की कोख है। जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी ना तो देवी ने इसी कोख से 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया था और देवी को सबसे ज़्यादा जो प्यार था वो अपनी पहली संतान अस्त्रा से। और वो आज किसी भी वेद पुराण में ना अस्त्र का नाम नहीं आता है क्योंकि अस्त्र को देवी का सारा सोना और अनाज पाना था। दोस्तों उसे सोना तो मनमानी उठा लिया, मतलब सोना जो था, लेकिन जैसे ही अनाज की ओर बढ़ाना तो वैसे ही बाकी के देवताओं ने उस पर प्रहार करना शुरू कर दिए और देवताओं के हर बात से अस्त्र तिनकों में बिखरता चला गया। इससे पहले दोस्तों कि अस्त्र ब्रह्मांड की दूरियों में मिल जाता देवी ने उसे बचा लिया, लेकिन उसे बचाने की एक शर्त थी। शर्त यह थी ना कि अस्त्र कभी नहीं पूजा जाएगा और उसका नाम हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा। कई युग के बीत गए और अस्त्र अपनी माँ के कोख में सोता रहा, लेकिन कुछ साल पहले कुछ लोगों ने थुम्बाड़ में अस्त्र का एक मंदिर बनवा दिया जिससे सभी देवी देवता नाराज हो जाते हैं और तब से थुम्बाड़ में हमेशा बारिश होते रहती है। लेकिन दोस्तों अस्त्र का श्राप मंदिर बनवाने वाले लोगों के लिए वरदान होता है, जो कि हम मूवी के आगे जानेंगे कि कैसे इन लोगों के लिए अस्त्र का श्राप एक वरदान होता है। थुम्बाड़ मूवी जो है ना वो 3 चैप्टर में बटी हुई है जिस पर हम अलग अलग बात करेंगे। दोस्तों चैप्टर 1 की शुरुआत सन 1918 में होती है, जहां हम 2 भाई को देखते हैं जिनका नाम सदाशिव और विनायक होता है। विनायक की मां सरकार नाम के जमींदार के यहाँ काम करती है और एक सोने के सिक्के के लालच में आकर सरकार के साथ इंटीमेंट भी होती है और जो सिक्का उसे कई सालों में कभी नहीं मिला। सोने का सिक्का देने से पहले सरकार की मौत हो जाती है, जिससे विनायक की मां को बहुत ज़्यादा दुखी होता है और वो थुम्बाड़ को छोड़कर जाने की डिसीजन लेती है क्योंकि सरकार के यहाँ काम करने से ना उनका घर चल रहा होता है। और यहाँ विनायक बोलता है कि सरकार के मरने के बाद उसका बाड़ा तो हमारा ही हुआ ना, तो वाड़े का खजाना भी हमारा ही हुआ। जिस पर उसकी माँ बोलती है कि सरकार पूरी जिंदगी उसमें खजाना ढूंढता रहा लेकिन उसे कुछ नहीं मिला, ऊपर से उसे अपना जमा पूंजी भी लगानी पड़ी। अब हम अगले दिन का सीन में देखते हैं जहाँ सदाशिव एक पेड़ पर बैठा होता है और उस पेड़ की डाल जो होती है ना टूट जाती है और पत्थर पर सर लगने की वजह से काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकलता है। अब शाम को उनकी माँ सदाशिव को बाहर डॉक्टर के पास ले जाने के लिए निकल जाती है और दादी को खाना देने के लिए विनायक को बोल देती है और बोलती है कि अगर दादी जाग जाए ना तो बोलना कि सो जा वरना अस्त्र आ जाएगा। अब हम आगे देखते हैं कि विनायक दादी को खाना खिलाने के लिए जाता है और हम इधर विनायक की दादी को देख पाते हैं जो एक भयानक राक्षस जैसी लग रही थी और ऐसा लग रहा था ना कि वो कई सालों से इसी स्थिति में थी जहां पर वो विनायक पर हमला भी कर देती है और उसे खाने वाली भी होती है। तभी विनायक के माँ को करीब कुछ बातें याद आ जाती है और वो तुरंत बोलता है कि दादी सो जा वरना अस्त्र आ जाएगा और इतना बोलते ही दादी सो जाती है। तभी विनायक की माँ वापस आती है जहाँ विनायक को ये पता चलता है कि रास्ते में सदाशिव की मौत हो गई थी और सदाशिव का अंतिम संस्कार भी किया जाता है, पर विनायक की माँ विनायक के साथ थुम्बाड़ छोड़ करके चली जाती है। रास्ते में दोस्तों विनायक माँ को थुम्बाड़ ना छोड़ने के लिए बोलता है और बोलता है कि दादी को टॉर्चर करके उससे खजाने के बारे में पूछेंगे। यहाँ हम लोग साफ साफ विनायक के खजानों को लेकर के डिस्कशन को देखते हैं और दूसरी तरफ दोस्तों विनायक की माँ जो होती है वो सदाशिव की मौत से काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गई थी और यहाँ पश्चाताप हो रहा था कि अगर वह लालच ना करती तो उनकी कहानी कुछ और ही होती। और हमें यहाँ पता चलता है कि विनायक के पिता भी लालची था जिस वजह से उनके साथ कुछ अनहोनी हुई थी। इन लोगों के थुम्बाड़ छूटते ही चैप्टर 1 ख़त्म हो जाता है, जिसके बाद चैप्टर 2 शुरू होता है जहाँ पर हमें 15 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है। अब विनायक जो होता है जबान हो जाता है और वापस थुम्बाड़ आता है, जिसके बाद दोस्तों वो अपनी दादी से मिलने जाता है जो कि जिंदा तो होती है लेकिन पूरी तरीके से पेड़ में बदल जाती है और उनकी बॉडी से कई सारी जड़ें भी निकल जाती है जो कि दोस्तों पूरे घर में फैली हुई होती है। जहां विनायक दादी से खजाने के बारे में पूछता है, शुरुआत में दादी लालच ना करने को बोलती है लेकिन दादी को भी मुक्ति चाहिए होती है ना, इसीलिए विनायक को खजाने के बारे में बता देती है, जिसके बाद दोस्तों दादी को मुक्ति
मुक्ति दिलाने के लिए विनायक दादी के पेड़ में आग लगा देता है, जिसके कारण दादी को मुक्ति मिल जाती है। और अब हम देखते हैं कि विनायक काफ़ी ज़्यादा महीने तक खजाना ढूंढता है और आखिर में खजाने की गुफा को ढूंढने में सफल हो जाता है। दूसरी तरफ हमें पुणे शहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विनायक की पत्नी आटा पीसने का काम स्टार्ट कर दिया था। तभी विनायक जो होता है कई दिनों से घर नहीं आया था, कई महीनों से भी, जिससे घर की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था। और यहाँ विनायक वापस आता है तो घर के हालत के बारे में उसे पता चलता है। उसके बाद दोस्तों वो मुंशी के यहाँ जाते हैं और एक मुद्रा को बेचता है जो कि 100 रुपये का होता है, और साथ ही दोस्तों 38 रुपये अपना कर चुका देता है। यहाँ पे मुंशी को पूछने पर विनायक इस मुद्रा को पोस्टनी मुद्रा बताता है, क्योंकि मुंशी यहाँ डर रहा था कि कहीं किसी को मारकर ही विनायक ये मुद्रा तो नहीं लेके आया ना। जिसके बाद विनायक 3 मुद्रा और मुंशी के पास भेज देता है। विनायक का जो सिलसिला है ना वो चलते रहता है और साथ में अब थुम्बड़ आना जाना लगा रहता है। और फिर एक समय पर वो विनायक मुंशी को भी उधार देने लगता है। अब कुछ दिन बाद मुंशी के पास पहचान वाला एक ब्रिटिश ऑफिसर मिलता है, जो बताता है कि उसका 1 महीने में ट्रांसफ़र होने वाला है, और जाने से पहले वह ऑफिशियल मुंशी को ना ज़मीन बेचने का प्रस्ताव रखता है। लेकिन मुंशी को वह ज़मीन खरीदने के लिए ना बहुत सारे पैसे की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए वो विनायक को सोने के धंधे में पार्टनर बनाने की कोशिश करता है। लेकिन विनायक उसे साफ साफ मना कर देता है, और अब मुंशी डिसाइड करता है कि वह खुद ही थुम्बड़ जाएगा और सारा सोना लेकर के आएगा। जिसके बाद दोस्तों मुंशी विनायक के यहाँ एक विधवा लड़की को लाता है, जिसके कारण कुछ साथ विनायक उसके साथ रहे और खुद ठुम्बट जा करके वो सोना निकाल लाए, और होता भी कुछ ऐसा ही है दोस्तों। लेकिन अब वो लड़की 100 रुपये के बदले विनायक को मुंशी की सच्चाई बता देती है, जिसके बाद दिखाया जाता है कि मुंशी ठुम्बट पहुंच चुका है और सरकार के बारे में जा करके खजाने को ढूंढना शुरू करता है, और जहां विनायक उसे देख रहा था छुपकर, और साथ ही वो कुछ ना कुछ तो सोच रहा था। तभी वहाँ दोस्तों विनायक उस गुफा के अंदर जाता है और कुछ सोने के सिक्के ले करके वापस उस गुफा से निकल आता है। और फिर हम नोटिस करते हैं कि जब विनायक अपने एक साथ टिफ़िन लेकर के गया था ना, लेकिन अब वो लौट करके वापस आया तो वो टिफ़िन उसके हाथों में मौजूद ही नहीं था। अब विनायक के उस गुफा से लौटने के बाद ना दोस्तों मुंशी उस गुफा के अंदर जाता है, और हम यहाँ देख पाते हैं कि यह जो गुफा है अंदर से एक जिंदा गर्भ की तरह लगती है, और यहाँ तक कि हम पेट की नसों को भी नोटिस कर पाते हैं। इसके बाद मुंशी विनायक का रखा हुआ टिफिन जो होता है वो खोलता है, जिसमें एक आटे की पुड़िया रखी होती है, और यह टिफिन खोलते ही मुंशी को कोई उठा करके ले जाता है। जिसके बाद दोस्तों विनायक वापस गुफा में आता है, और हमें अब दिखाया जाता है कि वह यहाँ पे आकर सबसे पहले मुन्नीम को देखता है, जहाँ मुंशी इस गर्भ के अंदर फंसा हुआ रहता है। जिसके बाद आटे सभा एक घेरा बनाता है और खुद उसके बीच में रहता है। तभी दोस्तों यहाँ पर ये अपने साथ लाया हुआ एक टिफ़िन खोलता है, जिसमें भी आटे से बनी हुई एक गुड़िया होती है। टिफ़िन को खोलते ही अस्त्र यहाँ पे आ जाता है, और विनायक आटा की पुड़िया को फेंक देता है, जिससे अस्त्र उठता है और खाना शुरू कर देता है। और विनायक यहाँ पे आता है और अस्त्र की पोटली से कुछ सोने के सिक्के गिरा देता है, और ज़मीन से दोस्तों कुछ सोने के सिक्कों को बटोरता भी है। जाते जाते वह मुंशी को जला देता है, जिससे उसे मुक्ति मिल जाती है। अब यहाँ पर गुड़िया खाने के बाद अस्ता विनायक को पकड़ने के लिए पहुंचता है, लेकिन यहाँ पर दौड़ता है और वो तेजी से बाहर निकल जाता है और गुफा का दरवाजा बंद कर देता है। चैप्टर 2 की भी समाप्ति यहाँ हो जाती है, और हमें यहाँ तक क्लियर पता चल जाता है कि तुम्बाड़ में अस्त्रा का मंदिर बनवा करके जो बनाए थे या पूर्वजों ने ही बनाया था। इसलिए अस्त्रा का श्राप है ना मेरे दोस्तों, वो उनके खानदान का हमेशा से आशीर्वाद बना हुआ रहता था। तो दोस्तों अब चैप्टर 2 के 14 साल के बाद की स्टोरी बताई जाती है, और अब तक भारत देश अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गया था। हम विनायक को देखते हैं जो धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा था, और उसकी रस्सी पर चढ़ने की रफ्तार भी ना धीरे हो गई थी। विनायक यहाँ पर चारों ओर से लड़कियों से घिरा रहता है और सारों ऐसे आराम कर रहा था, यहाँ तक कि उसकी पत्नी होने के बावजूद भी वह एक दूसरी लड़की को ना अपने घर पर रखता है। अब विनायक का बेटा बड़ा हो जाता है, लेकिन वह एक पैर से अपाहिज हो जाता है। विनायक उसको हर रोज तेजी से पैसे उठाने और रस्सी पर चढ़ने की ट्रेनिंग देता रहता है, और वो चाहता है कि उसके बाद उसका बेटा वहाँ से सिक्के चुराता रहे। विनायक फुर्तीला ना होने की वजह से ना दोस्तों काफ़ी दिनों से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, और हमें ऐसा लगता है कि उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और पढ़ने लगी थी। अब यहाँ पर एक दिन अपने बेटे को थुम्बड़ ले जाने के लिए वो तैयार हो जाता है, पर अगले दिन ये लोग थुम्बाड़ के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में दोस्तों विनायक का बेटा उनसे बोलता है, काफ़ी सारा सवाल करता है और विनायक अस्ता के बारे में पूरी कहानी सुनाता है। अब ये लोग थुम्बड़ पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वार्ड में विनायक के अपने बेटे
अस्त्रा के लिए गुड़िया बनवाता है, लेकिन गुड़िया बनने के बाद ही वो उसे फेंक देता है, क्योंकि दोस्तों आज वो सिर्फ ट्रेनिंग के लिए आया हुआ होता है और वो नहीं चाहता है कि गुड़िया देख कर अस्त्रा वहाँ आ जाए। और यहाँ हमें पता चलता है कि विनायक हमेशा गुड़िया के अंदर कुछ कंकड़ भी डालता था, जिससे कि अस्त्रा को गुड़िया खाने वक्त थोड़ा सा खाने में समय लगे, जिससे उसे वो पैसे उठाए और उसे वो मिल जाए। अब विनायक अपने बेटे को सारी बातें बता रहा होता है, जिसके बाद ये लोग घर के अंदर मतलब घर के अंदर चले जाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों विनायक जो होता है ना, वो एक आर्टिस्ट से एक गड्ढा बनाता है और इसके अंदर ही रहना शुरू कर देता है। विनायक का बेटा इतना लालची होता है ना दोस्तों कि वह अपने पिता के मना करने के बाद भी आटे से बनी हुई पुड़िया को अंदर ले जाता है और पुड़िया को देखते ही यहाँ पे अस्त्रा यहाँ पे आ जाता है। अब विनायक तुरंत बाहर गुफा से बाहर निकलने लगता है, लेकिन यहाँ उसके बेटा अस्त्रा की पोटली से ना सिक्के चुराता है और वो भी सही समय पर गुफा से बाहर निकल जाता है। तो फासिल यहाँ पर कैसे बाहर निकलने पर ना बहुत ज़्यादा पिटाई करता है, क्योंकि वो उसे मना करने के बाद भी ना गुड़िया को अंदर ले गया था। अब विनायक अपने बेटे को एक सोने का सिक्का देता है, जिससे वो जो होता है ना वो अपने पास रख लेता है। इसके बाद देखा जाता है कि विनायक का बेटा अपने पिता से एक और कदम आगे निकलता है और उसे अभी से लड़कियां भी चाह रही होती है। यहाँ तक कि अपने पिता का दिया हुआ एक सिक्का भी लड़की को दे देता है। कुछ दिन बाद विनायक को पता चलता है कि अब थुम्बड़ की ज़मीन सरकार ने ले ली है और उसके पास कुछ रहेगा भी नहीं। उस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाते हैं, क्योंकि एक हफ्ते बाद भारत सरकार के पास चला जाएगा और सरकार उसमें हमेशा के लिए ताला लगा देगी। एक दिन विधायक अपने बेटे से ये सारी बातें बताता है, तो उसका बेटा जिस पर आइडिया देता है कि क्यों नहीं पूरी पोटली ही चुरा लिया जाए, जिस पर विनायक बोलता है कि इसमें तो काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा। तो उसका बेटा बोलता है कि हम ढेर सारी गुड़ियाँ ले जाएंगे और अस्तर एक गुड़िया खाएगा तो हम दूसरी गुड़िया फेंक देंगे, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा वक्त मिल जाएगा और हम उसकी पोटली चुराने में कामयाब हो जाएंगे। और ये लोग दोस्तों पूरी तैयारियों के साथ थुम्बड़ जाते हैं और वहाँ इंटर करने से पहले ना दोस्तों यहाँ पर हर दरवाजे पर आटे का एक घेरा बना देते हैं, जिसके बाद ये लोग उसके अंदर जाते हैं और अस्तर को देने के लिए ना सारी गुड़िया को बाहर निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट होता है कि जितने भी गुड़िया ये लोग अस्तर के लिए बाहर निकालते हैं ना, उतने ही दोस्तों अस्तर इन लोगों के सामने आते जाते रहती है, यानी कि एक गुड़िया पर एक अस्तर। अब यहाँ पर ये लोग जैसे ही ये गुड़िया फेंकते हैं ना, उसे खाने के लिए बहुत सारे अस्तर एक साथ टूट पड़ते हैं, जिससे कि दोस्तों इन लोगों को इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। ये लोग दोस्तों बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। अब इन लोगों को ऐसे जहाँ पर काफ़ी समय हो जाता है, विनायक का बेटा यहाँ पर सो जाता है, जिसके बाद विनायक जो होता है अपनी पूरी बॉडी पर आटे की पुड़िया बांध देता है और रस्सी पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी विनायक का बेटा जो होता है वो जाग जाता है और अपने पिता को ऐसा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मना करता है, क्योंकि ऐसा करने से अस्तर उसे छू लेगा और विनायक को भी अस्तर का सदाप लग जाएगा। लेकिन दोस्तों विनायक यहाँ पे मानता ही नहीं है और वह रस्सी से ऊपर की ओर जाना शुरू कर देता है, जिससे सारे अस्तर ना उसके पीछे दौड़ते हैं। लेकिन विनायक के गुफा में आने से पहले हर जगह आटे का घेरा बना हुआ रखा था, जिसके वजह से ना दोस्तों सारे अस्तर खत्म हो जाते हैं। अब विनायक का कोई यहाँ पर बेटा जो था ना वो गुफा से बाहर निकलता है, तो देखता है अस्तर के छूने की वजह से ना उसके पिता जो हैं वो अब श्रापित हो गए हैं। लेकिन विनायक अस्तर से पोटली चुराने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद दोस्तों विनायक अपने बेटे को पोटली देना शुरू कर देता है, लेकिन अब विनायक का बेटा वो पोटली लेता ही नहीं है, क्योंकि वह लालच के परिणाम को समझ चुका होता है। अब यहाँ पर उसने अपने लालच की वजह से ही अपने पिता को खो दिया था और यहाँ तक कि वो अपने इतनी छोटी सी एज में गलत राह पर चलना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि वो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और अस्तर की पोटली नहीं लेता है और यहाँ अपने पिता को जला करके उन्हें मुक्ति दे देता है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ना दोस्तों ये थंबड़ मूवी की स्टोरी एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ना ये मूवी का रिव्यू अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों ये जो मूवी है ना वो लाइक एक तरीके से कहना मेरे दोस्तों तो बहुत सारी चीज़ों को दर्शाता है, साथ ही साथ लालच की प्रवृत्ति को भी दर्शाता है, जो कि अस्त्रा जो होती है ना मेरे दोस्तों इस मूवी में वो बहुत ही ज़्यादा भाई उनको देखते हैं जिसने लालच किया और उसे हम देखते हैं कि लालच करने के बाद उसे सदियों तक भूखा रखना पड़ा और ना कुछ वो खा सकता था और वो तभी मतलब खा सकता था जब कोई खाना ऑफर करे। उसके बाद दोस्तों उसके पूर्वज ने लालच किया तो उसको थुम्बड़ को झेलना पड़ा पूरा का पूरा जो दुख था, क्योंकि थुम्बड़ में ना बाहर हमेशा सा बाहर जो होती है ना मेरे दोस्तों बारिश ही होते रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पे रह पाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो दोस्तों हम आप लोगों से मिलते हैं कोई और अन्य मूवी अपडेट के साथ अगली वीडियो में।